बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th में लेक्चर नंबर 12 में एक दफ़ा फिर तो लास्ट लेक्चर नंबर 11 में हमने एल्गोरिथम के बारे में कुछ पढ़ा। उसके कुछ स्टेप्स रहते थे जो पढ़ने वाले थे। उसमें हमारे पास जो स्टेप आज का है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। इससे पहले कि हम एफिशिएंसी पे बात करें, हमें एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम की नो होगी तो इसकी समझ आएगी, और अगर किसी को एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पिछली क्लासेस जो हैं वो सुन सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली क्लासेस सुनने के लिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। अच्छा, एफिशिएंसी में हम क्या बात करते हैं? एफिशिएंसी में हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम काफ़ी ज़्यादा हों, मतलब आप लगा लें कि हमारे पास 5 सॉल्यूशंस हैं हमारी प्रॉब्लम के, हमने 5 एल्गोरिदम जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो उसमें से हम किस एल्गोरिदम को चूज़ करेंगे, जबकि पांचों एल्गोरिदम से हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है। तो उसमें से हम वो वाला एल्गोरिदम चूज़ करते हैं जिसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो कम हों और वो कंप्यूटर में मेमोरी भी कम यूज़ करे स्टोर होने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। पढ़ते हैं इसको। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिदम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। वो कहता है हमारे पास एक ही मसले को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। विच वन इज़ बेटर, उनमें से कौन सा ठीक रहेगा, डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल सॉल्यूशंस एल्गोरिदम। वो कहता है जो हमारे पास एल्गोरिदम हैं उनमें से हमें सबसे अच्छा, सबसे बेटर वो एल्गोरिदम रहेगा जिसकी एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब एफिशिएंसी क्या है वो भी बता रहा है नीचे। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 मैट्रिसेस। वो कहता है एफिशिएंसी जो है वो 2 बातों की बेस पे हम मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 इज नंबर ऑफ स्टेप्स, कि हमारे पास स्टेप्स कितने हैं। हमारे पास सपोज करें हमारे पास 5 एल्गोरिदम्स हैं, तो हम देखेंगे 5 एल्गोरिदम्स में सबसे कम स्टेप्स किसके हैं। An algorithm is considered more efficient if it takes less number of steps to reach the results. एल्गोरिदम एफिशिएंट वो है जिसके स्टेप्स कम हैं लेकिन वो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो दे रहा है। स्टेप नंबर 2, स्पेस एंड यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। मतलब जो वो स्पेस है वो कितनी यूज़ कर रहा है मेमोरी में। ऑब्वियसली हमारे पास कोई एल्गोरिदम है तो हम उसको सेव करते हैं इसलिए कि ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। तो वो कहता है जब हम सेव करेंगे तो कितनी हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो यूज़ होगी। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिदम्स दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ लेटर यूज्ड। वो कहता है कि हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, कि हमने देखा हुआ है कि एल्गोरिदम को हम स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में ताकि बाद में इसको यूज़ कर सकें। लेटर यूज्ड टू गिव रिजल्ट्स, इसलिए सेव करते हैं ताकि हम बाद में उसको यूज़ करके कोई रिजल्ट जो है वो निकाल सके। एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस। वो कहता है एल्गोरिदम हमारे पास एफिशिएंट वो होगा जो स्पेस भी कम यूज़ करे। पहले उसने बताया कि उसके स्टेप्स कम हो, दूसरी बात उसने बताया कि हमारे पास उसकी स्पेस भी कम हो। It is quite possible that one algorithm take less space in memory and has more number of steps. वो कहता है ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास कोई एल्गोरिदम हो वो स्पेस तो कम ले रहा हो लेकिन उसके स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हों। आगे वो बताता है कि दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास स्टेप्स जो हैं वो तो कम हों लेकिन मेमोरी ज़्यादा ले रहा हो। ठीक हो गया, दोनों बातें समझ आ गई। पहली बात उसने कही है कि हमारे पास स्टेप्स ज़्यादा हों और मेमोरी स्पेस कम ले। दूसरी बात उसने कहा है कि मेमोरी स्पेस ज़्यादा ले लेकिन स्टेप्स कम हो। दोनों बातें आपस में उल्टे हैं। तो वो कहता है फिर हम क्या करेंगे।
वेयर इज द अदर एल्गोरिथम्स टेक्स मोर मेमोरी एंड हैज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। मेमोरी तो ज़्यादा ले रहा है लेकिन नंबर्स ऑफ स्टेप्स हमारे पास पहले से कम है। इन दिस केस देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द कंज्यूम्ड मेमोरी। वो कहते हैं फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए सूटेबल कौन सा है, ठीक हो गया, जिसके स्टेप्स हमें अंडरस्टैंडेबल हैं, हमें आसान लग रहे हैं, तो नॉर्मली तो हम उसको चूज़ करते हैं। द डिज़ाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। जो डिज़ाइनर होता है वो इन दोनों में से किसको चूज़ करता है, वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स पे। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और उसका सलूशन जो है वो किस एल्गोरिदम से अच्छा आ रहा है उसका सलूशन, ठीक हो गया। मतलब उसकी जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो किस एल्गोरिदम की बेस पे एक्यूरेट आ रहा है, तो फिर उस एल्गोरिदम को चूज़ करेगा। अच्छा, नीचे उसने एक एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है, एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू एल्गोरिथम्स टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम। वो कहते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम को दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। वन एल्गोरिथम हैज़ n स्टेप्स, एक एल्गोरिथम है उसके पास, हमारे पास जो है वो उसके n स्टेप्स हैं। वेयर इज द अदर एल्गोरिथम हैज़ n स्क्वायर स्टेप्स। वो कहता है जो दूसरा हमारे पास एल्गोरिथम है वो n स्क्वायर स्टेप्स पे डिपेंड कर रहा है। इन दिस केस द फॉर्मर एल्गोरिथम इज कंसिडर मोर एफिशिएंट देन द लेटर वन। वो कहता है इन दोनों में से अब हमारे लिए कौन सा एल्गोरिथम जो एक्यूरेट रहेगा। वो कहता है ये उसके एफिशिएंट होने पर डिपेंड कर रहा है कि उन दोनों में से एफिशिएंट कौन सा है। उसने नीचे एक और एग्जांपल दी है, वी नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग। कहता है हमारे पास 1 से 99 तक नंबर हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम इनको प्लस करना चाहते हैं। तो अब देखिए इसको प्लस करने के लिए आप जिससे पूछेंगे वो अपनी टेक्निक यूज़ करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा, क्योंकि इसके बहुत सारे सोल्यूशन जो है पॉसिबल हैं। डिफरेंट माइंड्स कैन फाइंड डिफरेंट सोल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑब्वियसली ऐसा ही है, आप जिस मर्जी बंदे से पूछेंगे कोई भी सेम आंसर नहीं देगा, क्योंकि वो आपको प्लस करने के कोई डिफरेंट मेथड जो है वो बता सकता है। वन सोल्यूशन इज टू स्टार्ट एडिंग नंबर फ्रॉम बिगिनिंग एंड कीप एडिंग टिल द एंड। माइट भी पॉसिबल कोई मतलब कोई किसी को आप पूछते हैं तो वो आपको कहता है कि भाई आप स्टार्ट से ऐड करना स्टार्ट कर दें और जब तक नंबर्स ख़त्म नहीं होते आप ऐड करते जाएं। अदर सोल्यूशन इज़ टू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स। आप सेकंड पर्सन से पूछें तो वो कहे कि आप इनके पेयर्स बना लें, दो दो नंबर्स के। वेर ईच पेयर गिव्स आंसर 100। अब वो कहता है हर पेयर जो है वो 100 का आंसर दे रहा है, ठीक हो गया। We count the number of pairs and multiply that count with 100 and then the results we add। अच्छा, अब ये बातें जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो जस्ट आपको बताना चाह रहा है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो उसके जो सॉल्यूशंस है वो बहुत सारे हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा। एक तो ये कि जिसके स्टेप्स कम हो, दूसरी बात ये जिसको आप जल्दी अंडरस्टैंड कर लें, और फिर हम मेमोरी स्पेस पे भी देखते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। अच्छा, नीचे उसने बताया हुआ है कि आप हमें बताएं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। मैंने पहली क्लासेस में भी बताया हुआ है कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। एल्गोरिदम में हम स्टेप्स को लिखते हैं कि स्टेप नंबर 1 पे हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, स्टेप नंबर 3 पे जो वैल्यूज़ ली हैं उनको ऐड करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे ऐड जो की हैं उनको फिर आउटपुट करवाएंगे और फिर एंड कर देंगे। एल्गोरिदम में हम इस तरह एक स्टेप्स मतलब सीक्वेंस लेके चलते जाते हैं स्टेप्स का, और उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है, वही जो स्टेप्स हमने एल्गोरिदम में लिखे हैं वही स्टेप सेम टू सेम हम जस्ट ग्राफ में ले जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, उसका एक सिंबल लेते हैं और फिर नेक्स्ट सिंबल पे मूव करते हैं, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। वो कहता है दोनों में डिफरेंस बताएं। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम्स एंड अ फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड मूवी। वो कहता है आप मूवी देख लें या स्टोरी सुन लें, दोनों की समझ आपको आ जाती है। तो इधर भी सेम टू सेम ऐसे ही आप फ्लो चार्ट कर लें या एल्गोरिदम कर लें, आपको सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। एज वी हैव स्टडीड दैट अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
हमने पढ़ा हुआ है कि जो फ्लो चार्ट है वो हमारे पास ग्राफ्स हैं, ग्राफ पे डिपेंड कर रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हमारे पास ग्राफ्स की बेस पे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट एन एल्गोरिदम राइट्स द सेम स्टेप्स इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, वही स्टेप, वही जो हमने फ्लो चार्ट में लिखा है वही हम एल्गोरिदम में लिखते हैं, लेकिन स्टेप्स में, ऐसे स्टेप्स जो अंडरस्टैंडेबल हों, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। अब उसने एडवांटेजेस बताए हैं फ्लो चार्ट के और एल्गोरिदम के भी, और डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के। पहले एल्गोरिदम वो फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट, इजी टू ड्रा, आप आसानी से बना सकते हैं। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इजी से आप उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ्स में हमें पता चल जाता है कि हमने अब किस सिंबल पे जंप करना है, अब कहाँ से कहाँ जाना है, तो बहुत इजी है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर इफ़ एनी, वो कहता है अगर कोई एरर आ जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई, एडिट कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं, ढूंढने के बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्लो चार्ट की बेस पे उसको बड़ी जल्दी से ढूंढ सकते हैं। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्राम वन स्टेप्स टू अदर, फ्लो क्योंकि बहुत सिंपल सा है, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 पे जंप करना होता है, फिर 3 पे जंप करना होता है, तो फ्लो बहुत ईजी होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रा फ्लो चार्ट। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई है तो उसके लिए फ्लो चार्ट ड्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, हर दफ़ा एडिट करना, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। फ्लो चार्ट में एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास उसको आप एडिट करना चाहते हैं तो हम नॉर्मली कहते हैं कि इसको दोबारा ड्रा कर लें, तो वो बहुत टफ काम हो जाता है। नीचे हमारे पास एक स्टेप है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी लार्ज प्रॉब्लम, ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर प्रॉब्लम के लिए आप फ्लो चार्ट ड्रा करें, सूटेबल नहीं है। आगे एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम, इजी टू राइट, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब लिखने के बाद आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर कोई स्टेप आगे पीछे हो सकता है तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, आप एल्गोरिदम को, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी कि एक प्रॉब्लम की एल्गोरिदम्स बहुत सारी हो सकती हैं, तो आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं, ये इजी होता है। थर्ड क्या है, टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो एल्गोरिदम की बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम्स, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, कहता है यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास चेंज कुछ लाना चाहते हैं एल्गोरिदम में, सपोज आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा मसला है कि आप हर दफ़ा जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। शोइंग द फ्लो ऑफ वन स्टेप्स टू अदर इज़ नॉट वेरी इजी, वो कहता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जंप करना ये भी बहुत टफ काम है। मतलब आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं, अब हमें यही नहीं आइडिया होता है कि अब हम स्टेप नंबर 2 के बाद जहाँ स्टेप नंबर 3 पे जो जंप करना है वो वहाँ पे क्या लिखें ऐसा कि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। तो स्टेप्स को सीक्वेंस में लेके आना बहुत टफ काम है। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, अब वो कहता है ये गो टू, एक हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, गो टू क्या करती है, किसी ख़ास लाइन पे जंप करने के लिए। ठीक हो गया, मतलब आप लाइन नंबर 10 पे हैं, उधर से जंप करना चाहते हैं लाइन नंबर 40 पे, तो हम गो टू को यूज़ करते हैं। वो कहता है अब गो टू की मदद से आप एरर को फाइंड करते हैं। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, अगर आप गो टू की बेस पे एरर फाइंड करते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं और अब दोबारा फिर हमने रिपीट की हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें और अगर समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्लो चार्ट और हमारे पास एल्गोरिदम का टॉपिक जो है वो आज क्लोज़ हो गया। अगर किसी ने नहीं सुना तो आप नीचे दिए गए लिंक पे सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप क्लिक करें और आप उसको सुन सकते हैं।